नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9 का। चैप्टर 2 है। दिस इज चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 2 क्लास 9 साइंस। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं हिंदी मीडियम में डिस्कस। और हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को क्या कहते हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? सो लेट्स स्टार्ट। सो देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। दिस इज कक्षा 9 अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिश्रण, विलयन, निलंबन, कोलाइड, पृथक्करण की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थों के प्रकार। और ये आप इसको रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। जो मैंने यूज करी है वो एनसीईआरटी की क्लास 9 की हिंदी मीडियम की पुस्तक यूज करी है हमने। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मिश्रण, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिश्रण को। कोई भी शुद्ध तत्व या जो यौगिक जो हैं उनका मिश्रण है, उनको अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। कोई भी चीजें दो उठाई और मिक्स कर दी, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। जैसे आपने पानी में एक नमक डाल दिया, 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, डाल के आपने उसको घोल दिया है, वो क्या बन गया है? पानी तथा नमक का मिश्रण। इसी तरह नमक तथा चीनी का भी मिश्रण है। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि मिश्रण के भी आगे प्रकार होते हैं। मिश्रण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं? देखिए, ऐसे मिश्रण जिनमें अवयव 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आपको समझाने के लिए, देखिए आपने क्या किया है, आपने एक ग्लास पानी लिया। ओके, आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें आपने क्या किया? दिस इज ग्लास ऑफ वाटर। इसमें पानी हमने भर दिया है। इसमें हमने 1 चम्मच जो है चीनी डाल। ओके, ये क्या है? चीनी। ओके, ये क्या है? चीनी। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से घोल दिया है। नाउ व्हाट? पानी में चीनी घुली हुई है। जब ये अच्छे से घुल जाएगी तो क्या आप इसको अलग अलग देख सकते हैं? अलग अलग देख सकते हैं? नहीं ना, नहीं देख सकते। तो ये मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनमें जो उसके अवयव हैं, जो 2 चीजें घुल रही हैं, वो ठीक से उसको जो है अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ओके, इनको अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। ऐसे मिश्रण में से सबसे खास बात क्या होती है? क्या है भाई? इनमें दोनों मिश्रण एक जैसे बनावट में होते हैं, जिन्हें अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता, लेकिन एक में मिल जाने के बाद नहीं। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पे जो बोला गया है दूसरी लाइन में कि भाई आपने इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी और सपोज आपने इसी में ही दूसरा चम्मच नमक डाल दिया। इसी में आपने और क्या डाल दिया बेटा? इसमें डाल दिया नमक। ओके, अब नमक और चीनी जब अलग अलग हैं तब आप इसे पहचान सकते हो, बट जब ये पानी में नमक और चीनी घुल गई है तो आप देखकर इसे नहीं पहचान सकते कि कहाँ पे नमक गया, कहाँ पे चीनी गई। ठीक है, तो जब ये अच्छे से घुल जाएंगे, इन मिश्रणों को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। इसमें जो जितने भी अवयव हैं, चीनी, नमक, मतलब ये पहले सॉलिड थे, ठोस थे,
पानी में घुलने के बाद ये उसी अवस्था में नजर आते हैं जिस सॉल्वेंट में होते हैं ना, विलेन बना देते हैं ये, ठीक है। उनसे मिश्रण को क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण, मतलब एक जैसे ही नजर आते हैं, ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं जिनमें अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से डेफिनेशन नोट कर लेंगे। जैसे नमक और पानी का मिश्रण उदाहरण दिया हुआ है। दूसरा हम आगे चलते हैं, दूसरी तरह का हमारा जो मिश्रण है वो है हमारा विषमांगी मिश्रण। दूसरी तरह का मिश्रण जो है हमारा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? देखिए, ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित तो होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें दो तत्व, दो या दो से अधिक जो है अवयव उपस्थित हैं और उन्हें अलग अलग देखा भी जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास क्या है? नमक और हमारे पास क्या है? पानी और तेल का मिश्रण है। अगर पानी और तेल को मिक्स करेंगे ना बेटा, तो ये हमारा यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? दिस इज एक लेयर वाटर की बन जाएगी और दूसरी लेयर हमारी कौन सी बन जाएगी? दूसरी लेयर हमारी बन जाएगी ऑयल। कौन सी बन जाएगी? ऑयल की। तो इस तरह से हमारे पास दो सेपरेट लेयर्स आ जाएंगी। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग से देख सकते हैं, ऐसे मिश्रण उन्हें क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। अलग से देख सकते हैं, ये तो बहुत ही एक यूनिक एग्जांपल आ गया पानी और तेल का। अगर मैं कहूँ ऐसे आपने एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी भी डाल दी है, ठीक है, चीनी डाल दी। अब आपने चीनी को अच्छे से नहीं घोला, कुछ चीनी नीचे बैठी रहेगी, तो क्या हो गया बेटा? अगर आप ऊपर से उसे, मान लो दूध का ग्लास है, आप इसको ऊपर से पिएंगे तो यहाँ पे कम मीठा रहेगा और नीचे क्या होगा? ज्यादा मीठा रहेगा। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन है, सारे कहीं जो चीनी की मात्रा है पूरे के पूरे सोल्यूशन में वो सेम नहीं रह रही है। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दोनों अलग अलग जो है अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, या जिनमें कंपोजिशन जो है, जो घटक है वो समान मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है बेटा। तो ये हमारे दो प्रकार के मिश्रण हो गए, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण। तो उसके बाद है जैसे लोहा और बालू। आप देखिए, लोहा और बालू, ये कुछ लोहे के कण पड़े हैं, रेत है, ये रेत है और उसमें कुछ लोहे के कण पड़े हैं, आपको आसानी से दिख जाएंगे, यू कैन से इट, आप आसानी से इजीली इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण जिनमें जो है अवयव अलग से दिखाई दे जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? विलयन। विलयन क्या होता है बेटा? विलयन होता है घोल। विलयन क्या होता है? घोल। घोल क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे नींबू पानी। नींबू पानी कैसे बनाते हैं? आपने क्या लिया? आपने चीनी ली है ना, नमक डाला, चीनी डाली, नमक डाला, नींबू डाला, ये सब डाल के है ना आपने क्या बना दिया? नींबू पानी। तो ये क्या बना है? मिश्रण बना है, ठीक है। वो यहाँ पे कहा गया है कि मिश्रण कैसे होते हैं, ये विलयन कैसे मिश्रण होते हैं। विलयन कैसा मिश्रण है? विलयन बेटा कैसा मिश्रण है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? विलयन क्या है? समांगी मिश्रण है, ठीक है। विलयन क्या है बेटा? समांगी मिश्रण है। विलयन के दो घटक होते हैं, दो घटक है। विलयन किस किस के मिलने से बनता है? विलयन बनता है विलय प्लस विलायक। विलय और विलायक को मिलाने से हमारा क्या बनता है? क्या बनता है? विलयन। विलयन मीन्स घोल। तो जो कम मात्रा में वस्तु होती है उसे हम विलय कहते हैं,
और जो ज्यादा मात्रा में वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, हम विलायक कहते हैं, जिसमें चीज घोली जा रही है। जैसे नमक और पानी के मिश्रण में विलय क्या है बेटा, नमक है, और विलायक क्या है बेटा, पानी, जल। तो और ये हमारा क्या बना है, विलयन। ये जो घोल अच्छे से घोलने के बाद जो बना है उसे हम क्या कहेंगे, विलयन। समांगी मिश्रण जब बन गया विलय और विलायक का तो हम उसे क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। सो विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन देखिए विलयन के भी प्रकार हैं। विलयन पहला हमारे पास है ठोस विलयन। ठोस विलयन, दो ठोस चीजों को मिलाने से जो विलयन बनता है वो ठोस विलयन है। जैसे मिश्र धातु, मिश्र धातु का एग्जाम्पल यह कौन सा है, पीतल। इसी तरह से गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या है, वायु। वायु, जल, वायु जो है, वायु में बहुत तरह की गैसेस होती हैं और वो सब जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। सारे कहीं उनके घटक लगभग एक जैसे हैं, आपस में एक जैसे दिखाई देते हैं, उन्हें हम अपनी आंखों से अलग अलग नहीं दिखाई देख सकते, तो इसलिए वो समांगी मिश्रण है और इसीलिए उनको गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, वायु इसका एक उदाहरण है। तीसरा है द्रव विलयन। ठीक है, तो द्रव विलयन में दो द्रव को मिला दिया है ना, तो या तो वो जो है जिसमें विलायक जो है हमारा द्रव होगा। ओके, तो वो क्या होंगे, हमारे द्रव विलयन होंगे। विलयन के घटक, घटक मैंने अभी आपको बताया कि एक होता है विलायक, जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, और दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, विलयन। ओके बेटा, उदाहरण उदाहरण हम देखेंगे, जैसे जल, जल में क्या, चीनी है, तो जल यहाँ पर क्या है बेटा, ये क्या है, विलायक, और चीनी क्या है, विलय, कम मात्रा में है और क्या बन गया, विलयन बन गया। इसी तरह एल्कोहल और आयोडीन का घोल है, इसमें एल्कोहल विलायक है और आयोडीन क्या है, विलय है, और क्या बना, विलयन बना। एल्कोहल और आयोडीन का जो विलयन बनता है इसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन। 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि एल्कोहल और आयोडीन के मिश्रण को क्या कहते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं, एल्कोहल और आयोडीन के विलयन को। ठीक है बेटा। सो अगला हम ले लेते हैं, जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड घुली है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो यहाँ पे द्रव जो है, द्रव में गैस का विलयन हो गया, तो जल क्या है, यहाँ पे विलायक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, विलय है, और ये क्या बना है, विलयन। विलयन जैसे सोडा जल। ठीक है, तो जब भी आप सोडा वाटर देखेंगे या कोल्ड ड्रिंक्स देखेंगे, जैसे खोलते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं। कौन से बबल्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जो है मिक्स करी जाती है। ठीक है बेटा, तो वो भी एक तरह का क्या है, विलयन है। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के विलयन डिस्कस किए, ठोस विलयन, गैसीय विलयन तथा द्रव विलयन। आगे देखते हैं विलयन के गुण। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, विलयन होता है समांगी। ठीक है, समांगी मिश्रण होगा ये, या इनके कंपोनेंट्स को, इसके घटकों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। दूसरा है विलयन के कण व्यास में, इनका जो विलयन के कण है उनका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, कितना होता है भाई, इनका जो साइज है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो इतने छोटे कण होते हैं विलयन के। ठीक है, तो ये याद रखना है। इससे भी छोटे हो सकते हैं, 10⁹ से छोटे हो सकते हैं, तो ये इतने होंगे तो कोलॉइड हो जाता है। इसलिए वे आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि विलयन के कण बहुत छोटे थे, इसलिए उन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, क्योंकि इनका साइज बड़ा छोटा होता है। ये इनका साइज है 10⁻⁹ मीटर से या 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो जब प्रकाश की कोई किरण पड़ती है उसे ये वो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए गुजर रही किरण को फैलाते नहीं है, तो उसकी वजह से प्रकाश की जो किरण है वो सीधी निकल जाती है, इसलिए उसका जो मार्ग है, जो उसका रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है। बट अगर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर या उससे ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो लाइट अगर हम डालेंगे तो उसका रास्ता दिख जाएगा। पर क्योंकि विलयन के कणों का साइज 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, इसलिए वो जो है प्रकाश को
प्रकाश का जो मार्ग है उसको नहीं दिखाते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसलिए छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। आपने अगर पानी में नमक घोल दिया है और आप उसको छाननी से छान के सोच रहे हैं कि नमक को अलग कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि भाई छानने की विधि से विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होते हैं। देखिए, विलयन स्थायी का मतलब क्या है कि आपने एक ग्लास में अगर नमक घोल दिया है तो अगर उसको रख भी देंगे तो वो नीचे नहीं बैठेगा। बट अगर आपने एक मिट्टी वाला एक ग्लास पानी में अगर मिट्टी घोली हुई है, एक चम्मच मिट्टी घोल दी, तो अगर उसे अनडिस्टर्ब रख देंगे, कुछ टाइम तक शांत रख देंगे, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा विलयन नहीं है, जबकि नमक और पानी का जो मिश्रण होगा समांगी मिश्रण है, तो ये क्या होगा, विलयन होगा। ना इसे छानने की विधि से अलग कर सकते हैं और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके कण ना ही नीचे बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे। तो विलयन की सांद्रता देखेंगे, ये थोड़ा इसको वर्टिकली कर दिया हुआ है। सो देखें विलयन क्या है, विलयन 3 प्रकार के बताए हैं। एक तो असंतृप्त, संतृप्त, ठीक है, और ये भी असंतृप्त है। तो असंतृप्त में तनु आता है। तनु में क्या होता है, विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है, डिल्यूट होते हैं, विलय की मात्रा कम होती है, थोड़ा सा नमक डाला या थोड़ा सा जो भी चीज हमने घोली बिल्कुल थोड़ी मात्रा में होती है। सांद्र क्या होता है, इसमें ये भी असंतृप्त है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है। संतृप्त में क्या है कि विलय जितना अधिक हो सकता है, मैक्सिमम उसकी मात्रा होती है, संतृप्त घोल बन जाता है, जितना उसमें घोला जा सकता है उतना उसको घोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया तनु। तनु में विलय कम है, विलायक ज्यादा है। सांद्र में विलय की मात्रा अधिक है और विलायक भी है। संतृप्त में क्या है कि विलायक में जितना विलय घोला जा सकता था, घोलते जाएंगे, जब तक वो घुल रहा है उसको घोलते जाएंगे। जब उसमें विलय का घुलना बंद हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये कैसा बन गया, संतृप्त विलयन बन गया है। तो हमने 2 प्रकार के विलयन पढ़े, कौन कौन से, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज दिस। इसमें हम देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। इसमें हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे स्लाइड में। सो लेट्स सी। संतृप्त विलयन किसी निश्चित ताप पर, देखिए उसका तापमान नहीं बदलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसे हीट कर रहे हैं या कोल्ड कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर रख लीजिए या जितना उसका तापमान है। तो निश्चित तापमान क्या होना चाहिए, निश्चित। किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन, ऐसा घोल जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है। देखिए रूम टेम्परेचर पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, पानी का ग्लास है, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोली, फिर 2 चम्मच, फिर और डाली घोली, और डाली घोली, ऐसे करते करते एक स्टेज आएगी जब आप चीनी डालेंगे आपको लगेगा वो नीचे बैठ गई है, वो घुल नहीं रही है। उस स्टेज पे कहने का मतलब है कि जितना विलायक में विलय घुल सकता था वो घुल चुका है, और इस विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहेंगे। इस स्टेज पे जो विलयन बनेगा एक निश्चित तापमान पर, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, किसी निश्चित ताप पर, ये भी किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घोली जा सके। जैसे देखिए मैंने कहा आपने 1 ग्लास वाटर लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, आपने घोल दी। अब इसमें क्योंकि और चीनी घुल सकती है, ठीक है, इसमें और भी चीजें घुल सकती हैं, चीनी डाल दो चाहे नमक डाल दो, तो क्योंकि अभी इसमें और चीजें घुल सकती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे असंतृप्त। क्या कहेंगे, असंतृप्त। ओके स्टूडेंट्स, जब पूरा डालने के बाद जो स्टेज आ जाएगी, जब इसमें और कुछ नहीं घुल रहा, पूरा जितना घुलना था घुल चुका, अब हम अगर कुछ भी डाल रहे हैं वो नीचे बैठा जा रहा है जाके, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन हमने पढ़े। विलयन की सांद्रता क्या होती है, नाउ द वर्ड इज सांद्रता। सांद्रता देखते हैं, विलायक की मात्रा
या द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जितना विलय विलायक की मात्रा विलायक के द्रव्यमान में घुला हुआ है उसे हम सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को मापने के लिए हमारे पास कुछ विधियां हैं। सो ये देखते हैं, हमारे पास कुछ विधियां हैं। फर्स्ट है द्रव्यमान, या हम कहें विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ये फर्स्ट है कि विलयन में कितना द्रव्यमान प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, कितना विलय हमने घोला है, डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान जो सोल्यूशन बना है इनटू 100। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि विलय जो है उसका द्रव्यमान प्रतिशत से कितना विलय कितने द्रव्यमान में घुलकर सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये फर्स्ट मेथड है किसी भी विलयन की सांद्रता मापने का। दूसरा है द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत। अगर हम आयतन प्रतिशत निकाल लें, जैसे विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जो चीज हमने घोली है उसका द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, कितना विलयन बना है, आयतन कितना है, इनटू 100। ये करेंगे तो हमारे पास द्रव्यमान विलयन की आयतन जो है प्रतिशत निकल जाएगा। विलयन के आयतन का प्रतिशत, अगर आयतन का भी अनुपात ले सकते हैं, विलय का आयतन तथा विलयन का आयतन इनटू 100, ये हमारा तीसरा मेथड है। तो ये हमारे तीन मेथड है। फर्स्ट में हमने दोनों का द्रव्यमान लिया था, विलय और विलयन का। दूसरे केस में हमने विलय का द्रव्यमान तथा विलयन का आयतन। तीसरे केस में हमें विलय का आयतन तथा विलयन का आयतन दोनों का ही आयतन लेके हमने जो है सांद्रता या कंसंट्रेशन इनकी फाइंड आउट इस वजह से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है निलंबन। निलंबन क्या होते हैं, देखिए निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए जब हमने विलयन किया था, विलयन कैसे थे, समांगी मिश्रण थे। निलंबन कैसे है, ये विषमांगी मिश्रण है जिनके कण घुलते नहीं है, ये घुलते नहीं है लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। देखिए जैसे दूध आपने देखा है, देखने में तो वो लगता है कि यूनिफॉर्म है, सारे कहीं से एक जैसा है, परंतु उसमें क्या होता है, मलाई के कण होते हैं, मलाई होती है छोटी छोटी, है ना। तो ये क्या है, निलंबन है। तो जो उसमें क्या है, कण जो है वो बीच में ऐसे निलंबित रहते हैं, बीच में पड़े रहते हैं, वो घुले नहीं रहते। ठीक है, वैसा घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। ठीक है, दूध में मलाई जो है थोड़ी सी ठोस होती है, दूध लिक्विड होता है, तो इसको जब अलग कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम निलंबन कहते हैं। जैसे उदाहरण, आटे तथा पानी का मिश्रण। ठीक है, चौक तथा पानी का मिश्रण। अगर चौक को पानी में घोल देंगे तो चौक के पार्टिकल्स आपको जो है दिखाई देंगे। विलयन के गुण धर्म देखते हैं, विलयन के क्या गुण हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए ये एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें कणों को अलग से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने कहा था कि जिसमें कणों को अलग अलग, घटकों को अलग अलग देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, ये सेम चीज है क्योंकि आंखों से देखे जा सकते हैं, इसीलिए ये विषमांगी मिश्रण है। ये निलंबित कर प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। देखिए जब इस पर किसी भी निलंबन में इस तरह से बीच में कण पड़े हुए हैं, ठीक है, अब जब इस पे लाइट डालते हैं ना, लाइट डालें तो ये उसको फैला देते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि लाइट का रास्ता बीच में से दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। निलंबन के कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है, उसका मार्ग दिखने लग जाता है। या आप लाइट अगर डालेंगे तो पूरा यहाँ पर भी आपको पूरा जो है रास्ता दिखेगा कि लाइट यहाँ से बीच में से यहाँ से जा रही है, पूरी यहाँ से जाते हुए दिखेगी। ठीक है, सो ये क्या हुआ, हमारा निलंबन हुआ, विषमांगी मिश्रण है। अगर इसे शांत छोड़ दें तो इसके कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जैसे चौक और पानी के मिश्रण में अगर हमने शांत छोड़ दिया तो इसके कण जो है धीरे धीरे ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे बैठ जाएंगे। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। अगर छान के इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निलंबन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दिस इज कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होते हैं, कोलाइडल विलयन के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। जैसे मैंने कहा कि समान रूप से फैले हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रति देखने में समांगी होते हैं, जैसे मैंने दूध और मलाई वाला बताया था, परंतु वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे उदाहरण,
दूध। कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। कोलाइड क्या है? विषमांगी मिश्रण है। देखने में आपको समांगी लगेगा पर यह विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि यह पृथक रूप से आंख, क्योंकि देखिए ये विषमांगी तो है पर क्योंकि इनके कणों का साइज बहुत छोटा है इसलिए इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसका मार्ग दृश्य करते हैं। सेम चीज है कि छोटे तो हैं परंतु इनका साइज इतना भी छोटा नहीं है, जैसे हमने विलियन के केस में किया था, इतना छोटा नहीं है। ठीक है, 10⁻⁻9 से छोटा नहीं है, 1 नैनोमीटर या उससे बड़ा है। तो इसलिए ये लाइट के प्रकार जो है रास्ते को दृष्टिगोचर करते हैं। हमें लाइट बिल्कुल जाती हुई बीच में से दिखाई देती है। इनको शांत छोड़ने पर इनके कण तरल पर नहीं बैठते। अगर इन्हें शांत छोड़ दें तो ऐसा नहीं है कि इनके कण तल पर बैठ जाएंगे, नीचे नहीं बैठेंगे, ये वैसे ही रहेंगे, बीच में सस्पेंडेड ही रहेंगे, अर्थात ये स्थायी होते हैं। इसलिए ये निलंबन कोलॉइडल जो विलयन है ये क्या होंगे? स्थायी होंगे। ये छानन विधि द्वारा पृथक्करण से पृथक नहीं किए जाते। इन्हें आराम से छान देंगे, अलग नहीं होंगे, पर इनके लिए जो है क्या करते हैं हम? अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण क्या है? देखिए, जब दूध को जमाया जाता है तो क्या बनता है? दही बनता है। दही को आप मथते हैं, ठीक है, जोर जोर से उसको मथते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, या हम कहेंगे अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण जब करते हैं, उसे मथते हैं तो क्या होता है? मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन से इनके जो घटक हैं उन्हें अलग कर दिया जा सकता है। सो इसको हम एज डिफरेंस भी देख सकते हैं निलंबन और कोलॉइडल विलयन के बीच में। ठीक है, सो ये इस तरह से निलंबन तथा कोलॉइडल हो गया। आगे चलते हैं। सो दिस इज टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल प्रभाव क्या होता है देखते हैं। जब प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से होकर गुजरता है, देखिए कोलाइड हमने क्या कहा? कोलाइड क्या कहा हमने? कोलाइड क्या होते हैं? देखिए कोलाइड क्या होते हैं? ये विषमांगी मिश्रण है परंतु इसके कणों को हम अलग नहीं देख सकते। ठीक है, परंतु ये प्रकाश को क्या करते हैं? दृष्टिगोचर कर देते हैं। ठीक है, सो ऐसे टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइड माध्यम से गुजरता है, कोलाइड से गुजरेगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। कण जो है प्रकाश को, उसकी मार्ग को थोड़ा सा जो है हटा देते हैं उसके रास्ते से, जिस वजह से वो क्या करता है? प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। सो देखते हैं किसी कोलाइड विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल विलयन है, ठीक है, ये हमारा विलयन है और ये हमारा है कोलॉइडल, ये हमारा है कोलॉइडल विलयन, ये वाला, ये कोलॉइडल विलयन। कोलॉइडल विलयन जब नॉर्मल विलयन पे हमने यहाँ से हमने लाइट डाली, नॉर्मल विलयन पे गई तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से लाइट पास हो गई, यहाँ पर हमें इस कंटेनर के अंदर से लाइट जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बट यही लाइट जब कोलॉइडल विलयन से पास हो रही है, ठीक है, जब कोलॉइडल विलयन से पास हो रही है तो देखिए इसका जो रास्ता है, इसका जो मार्ग है वो दृष्टिगोचर हो रहा है, मार्ग दिखाई दे रहा है, अंदर से लाइट जाती हुई हमें दिखाई देगी। तो जब इस तरह से कोलॉइडल विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन कर उसमें से लाइट को जो है प्रकाश को दृष्टिगोचर कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारा टिंडल प्रभाव। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अगला है कि अलग अलग तरह के मिश्रण हैं उनको अलग अलग किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमने जो है इस चीज को गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जल है, जल में एक बीकर में हमने जल लिया है, ठीक है, उसके ऊपर वॉच ग्लास रखी है, उसमें हमने स्याही रख दी हुई है। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम इसको हीट करते हैं, इसके जल गर्म होगा, जल से वाष्प बनेंगे जिससे ये प्लेट गर्म होगी, और जब ये प्लेट गर्म होगी तो यहाँ पे जो स्याही है उसमें जो उपस्थित द्रव है वो क्या हो जाएगा? वाष्पित होकर उड़ जाएगा। जो भी उसमें सॉलिड चीज होगी वो क्या नीचे बैठी रहेगी। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? पृथक्करण के घटकों, हमने जो
सॉलिड इंक जो है डाली हुई है, घोली हुई है, तो उसका जो लिक्विड पार्ट था वो वेपोराइज हो गया, उसके वाष्प बन के उड़ गए हैं, जो सॉलिड है उसे हम अलग से निकाल सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे पास है अपकेंद्रीकरण। देखिए अपकेंद्रीकरण जैसे मैंने बताया कि जब आप दही को मसते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है, तो लैब में हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास कुछ छोटे छोटे कण जो है टेस्ट ट्यूब में जैसे प्रेसिपिटेट्स बन गया, कुछ बीच में सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसको ना हम छानने से अलग नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि इनको छानेंगे तो ये बीच में से निकल जाएंगे फिल्टर में से। तो क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को मतलब जोर जोर से शेक किया जाता है, शेक 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 शेक। सो तब क्या होता है, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं लिक्विड अलग हो जाता है, जो सॉलिड है दिस सॉलिड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद इसको हम नितार लेते हैं और सॉलिड अलग बैठा रहता है। तो इस तरह से हमारे दोनों जो घटक हैं लिक्विड तथा सॉलिड इसके अलग हो गए, पृथक कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, जब किसी द्रव में विभिन्न पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो द्रव में उपस्थित भारी कण नीचे की ओर दबाव डालते हैं, उससे एवं हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आ जाते हैं। बाद में इसे छानन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। ओके बेटा, जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो पृथक्करण की विधि है, जैसे हम पृथक्करण विधि ही कहते हैं, वो है, देखिए ये पृथक्करण कीप है, ऐसी ये जो कीप बनी हुई है मैंने खुद हाथ से बनाई हुई है, तो ये पृथक्करण कीप है। यहाँ पे एक ढक्कन है, ऊपर से हम इसमें मिश्रण डाल देते हैं, जो भी हमारा विलयन मिश्रण जैसा भी है ना, डाल देते हैं। यहाँ पे एक नोब लगी होती है। अब ये मिट्टी का तेल है और जल है, जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाती है, जो हल्की चीज होगी वो ऊपर हो जाती है। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम धीरे से टैप खोलते हैं, तो यहाँ पे एक बीकर हम लगा देते हैं, धीरे से टैप खोल के बीकर में सबसे पहले क्या जाएगा बेटा, क्या जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा जल। जल एकत्रित हो गया। जब ये वाली लेयर नीचे आने लग जाती है, यहाँ तक जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएगी, जब ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी ये वाली लेयर, जब यहाँ पे पहुंच जाएगी टैप के सिरे पे, तो हम इसको फिर से टैप को बंद कर देते हैं। फिर हम दूसरा बीकर लगाते हैं जिसमें हम दूसरा कंपोनेंट जो है उसे इकट्ठा क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी, अगर 3 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं, जितनी भी अलग अलग लेयर को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे देखते हैं। हाँ यस, द नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या है, क्रोमेटोग्राफी पृथक्करण की एक विधि है। इसमें क्या है, जिसमें दो पदार्थ एक ही पदार्थ के विलायक में घुले हैं, ठीक है, एक ही तरह के विलायक में घुले रहते हैं। इसे मिश्रणों के घटकों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 2 कलर हैं, आपने एक ही उसमें मिक्स कर दिया, जैसे डाई के रंगों को अलग करने के लिए, रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में भी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ठीक है, इसे यहाँ से सस्पेंड कर देते हैं, हम नीचे एक लाइन लगा देते हैं और विलायक जो है उसे डाल देते हैं। यहाँ पे हम एक स्पॉट लगाते हैं, जो भी हमारा मिश्रण है उसका एक स्पॉट लगा देते हैं। ठीक है, थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं क्या कि इस स्पॉट जो इंक है, इसमें से घटक कुछ यहाँ तक अलग अलग जगह तक मूव करके वहाँ पे हमें स्पॉट्स मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से मिश्रणों के घटकों को अलग कर सकते हैं। अगली हमारी विधि है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि क्या है, प्रभाजी आसवन क्या है, देखिए ये कॉलम होता है, यहाँ पे हम थर्मामीटर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी मिश्रण है वो पड़ा होता है, प्रभाजी आसवन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो भी हमारे लिक्विड्स का मिश्रण है वो पड़ा है। अब होता है क्या है कि इसमें जो मिश्रण होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। देखिए सपोज किसी मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेट्स सी इट्स 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो जब टेम्परेचर 80 डिग्री, यहाँ थर्मोमीटर में 80 डिग्री होगा, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट इवेपोरेट हो गई। यहाँ पे जो कॉलम है ना बेटा, ये वाला, यहाँ से जो स्टीम जाएगी, यहाँ से स्टीम जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये कंडेंसर लगाया होता है, कंडेंसर ना यहाँ से टैप से जुड़ा होता है, टैप से पानी इसमें जा रहा है,
ये इसको सिर्फ कूल कर रहा है, अंदर की ये वाली पाइप में नहीं जा रहा, सिर्फ बाहर से यहाँ से पानी आएगा, ये इस बाहर की गोल गोल ट्यूब में यहाँ से पानी जो है बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये इस साइड से जाएगा, एक साइड से इनलेट है, एक साइड से आउटलेट है, एक साइड को हम टैप से जोड़ देते हैं, दूसरी साइड से पानी निकलता रहता है। इसका काम सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो भी गैस जा रही है उसे क्या कर देना है, ठंडा कर देना है, कंडेंस कर देना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद जब भी देखो वाष्प ठंडे होते हैं वो किस में बदलते हैं, तरल में, फिर उस तरल को हम लोग किसी बीकर में या फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह सपोज दूसरा कंपोनेंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, तो जैसे तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, देखिए 80 डिग्री पे पहले हमने फर्स्ट कंपोनेंट को कलेक्ट कर लिया, फिर हमने खाली फिर से बीकर लगाया, 100 डिग्री सेल्सियस पे दूसरा कंपोनेंट कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो प्रभाजी आसवन विधि है, पढ़ते हैं इसे। इस आसवन विधि का प्रयोग मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है, या बिना विघटित हुए उबलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता, सिर्फ उबलते हैं, वेपर्स बन जाएंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, उनको ठंडा करके कलेक्ट कर लिया जाएगा। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका क्वथनांक का अंतर, देखिए उनमें अंतर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ दिस शुड बी 105 डिग्री सेल्सियस, दोनों के बीच में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायु के विभिन्न गैसों को पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। सो योर नेक्स्ट इज क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण भी पदार्थों को शुद्ध करने का, शुद्ध रूप में प्राप्त करने की ही एक विधि है। ठीक है, उनके अशुद्ध रूप से उनको शुद्धिकरण करके सही रूप में प्राप्त करना, बिल्कुल शुद्ध रूप में प्राप्त करना। इस विधि द्वारा शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक कर दिया जाता है। मान लो कि कुछ चीज घुली हुई है, ठीक है, घोल बना लिया उसका, अभी अब वो बिल्कुल जो है साफ तो है पर ये शुद्ध नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें 100% वही चीज है, कुछ और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो उसे हम क्रिस्टलीकरण विधि से अलग करते हैं। तो इसे समुद्र जल से नमक की प्राप्त करने को, नमक, शुद्ध नमक प्राप्त करने को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट इज क्रिस्टलीकरण, आगे डिस्कस कर लेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ा है, इनमें क्या अंतर होता है देखते हैं। फर्स्ट जो है, फर्स्ट परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन। देखिए भौतिक गुण क्या होते हैं, आपने उसकी शेप चेंज कर दी, ठीक है, आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी, फिजिकल स्टेट, भौतिक जो उसके स्टेट्स हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना दिया, लिक्विड से गैस बना दिया। ठीक है, आपने किसी चीज को तोड़ मोड़ दिया, है ना, आपने, तो वो जो चीजें हैं उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसे हम उन्हें वापस दोबारा से उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। पानी को आपने बर्फ बना दिया, बर्फ बाहर निकाली, फिर से क्या बन गया, पानी। रासायनिक परिवर्तन में क्या होते हैं कि पदार्थ के रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं, उसके पूरे अंदर के गुण धर्म बदल गए, अब वो पुरानी चीज रहती ही नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं, उसके अंदर कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। ठीक है, और डिटेल में आगे करते हैं। भौतिक परिवर्तन, पदार्थों के संगठन के बिना परिवर्तन किए जाते हैं। देखिए जो उसके संगठक है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ा, आपने किसी चीज की शेप बदल दी, पानी है तो वो अंदर H2O ही रहा, उसमें बदलाव नहीं आया, परंतु रासायनिक परिवर्तन में उसके अंदर संघटकों में ही परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो आपने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब आपने क्या किया, पानी, जो पानी H2O है इसको आपने H2 और O2 में बदल दिया, रिएक्शन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तो बेटा ये तो पानी रहा ही नहीं, ये बिल्कुल एक नई चीज बन गया। तो ऐसे परिवर्तन क्या बन गए, क्या हो गए हमारे रासायनिक परिवर्तन। पर जब हम इस केस में चलते हैं, यहाँ पर हम चले कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर पानी था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से वापस उसे लिक्विड बना दिया। उदाहरण देखते हैं, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना। देखो मक्खन पिघल गया, भौतिक परिवर्तन है, मक्खन को फ्रिज में रखेंगे फिर से सॉलिड हो जाएगा। जबकि लोहे की अलमारी को जंग लग गया है, तो ये जंग लग गया मतलब नई चीज बन गई है, तो ये क्या है, हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, पेड़ों का कटना, पेड़ कट गए, उनकी अंदर की कंपोजिशन में फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि खाना पक गया तो उसमें जो है चेंज है। जल का साधारण नमक में घुलना, नमक का साधारण जल में, साधारण नमक का जल में घुलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। आप इवेपोरेट करेंगे, नॉर्मल सी हम विधियां यूज करेंगे, इसको अलग कर सकते हैं।
जबकि लोहे पर जंग लगना, जंग को वापस लोहे में बदलना आसान नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो ये है हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर। देखिए आगे हमारा शुद्ध पदार्थों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध पदार्थों को उनके संघटकों के आधार पर तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया गया। शुद्ध पदार्थ दो तरह के बोले इन्होंने, तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन O2, दो ऑक्सीजन मिल गई हैं। हाइड्रोजन H2, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर जो बना रहे हैं तत्व बना रहे हैं। यौगिक क्या होते हैं? वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे H2O, NaCl, NH3, जिनमें अलग अलग तरह के परमाणु मिल गए हैं, वो जो बने हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो इस तरह से शुद्ध पदार्थ भी हमारे पास दो तरह के हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं, यौगिक में अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण और यौगिक में अंतर। आप देखिए हमने कहा यौगिक में अलग अलग तरह के परमाणु मिलकर बनते हैं, मिश्रण भी अलग अलग तरह की चीजों से बनता है, परंतु इनमें भी अंतर है। तो देखते हैं इनमें क्या अंतर है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जैसे मिश्रण कहें, हमने कहा पानी में नमक घोल दिया तो वो मिश्रण बन गया, कोई नई चीज नहीं बनी। ओके, तो इसी तरह तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे तत्व H2, मैंने बताया कि H2 हाइड्रोजन अलग है, हाइड्रोजन एक गैस है, दिस इज H2 गैस है प्लस O2, एक नई चीज बना दी। क्या बना दिया? वाटर। या हम कहेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल एक नई चीज बना दी है, तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। मिश्रण में जो पुराने घटकों का जो टेस्ट रहता है, मिश्रण के संगठन परिवर्तनीय, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। देखिए आपने पानी में 1 चम्मच नमक डाला, 2 डाल दो, 3 डाल दो, आप बदल सकते हैं। परंतु अगर वाटर H2O है तो आप इसको H3O नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये वाटर नहीं रहेगा, ये अपने गुण धर्म जो है बदल देगा, या H2O2 कर देंगे, ये बिल्कुल एक नई चीज बन जाएगी। तो इस तरह से यौगिकों के जो घटक है, संगठन है, वो स्थायी रहते हैं। मिश्रण अपने में उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। देखिए आपने पानी में नमक घोला, टेस्ट करेंगे नमक का टेस्ट आएगा, चीनी डालेंगे तो नमक और चीनी दोनों का टेस्ट आएगा, है ना। परंतु जो यौगिक हैं ये बिल्कुल नई चीज बना देते हैं, पुराना इनमें कोई गुणधर्म नहीं रहता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का कोई गुण नहीं रहेगा इसमें, ऑक्सीजन का कोई गुण नहीं रहेगा, बिल्कुल एक नई चीज बना देता है। तो वो होते हैं यौगिक। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। इसके घटकों को आराम से आप अलग कर सकते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण कर लिया या फिल्टर कर लिया, कुछ भी करके इसको आराम से अलग कर सकते हैं। परंतु जब यौगिक बन जाते हैं अलग अलग परमाणुओं से, तो उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो है मेहनत से, बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन से उन्हें अलग करा जा सकता है, केमिकल प्रोसेसेस यूज करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आज हमने क्लास 9 के चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है। आप इसे रिवाइज करेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू सो मच।